हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग बाय केल्विन डब्ल्यू नाथन बुक के बारे में। हम अक्सर अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं, ज्यादा मेहनत, ज्यादा स्ट्रेस और ज्यादा कंट्रोल। हम सोचते हैं कि जब तक हम हर चीज को अपनी मर्जी से नहीं चलाएंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। वो कहते हैं कि फोर्सिंग यानी जिंदगी की नेचुरल फ्लो के खिलाफ जाने की कोशिश करना, यानी ऐसा करना जो चीजों की स्वाभाविक दिशा के खिलाफ हो। और इस लॉ के हिसाब से हमें उस पुरानी सोच को छोड़ना चाहिए जिसमें हम हर चीज को पुश करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी नदी के उल्टे बहाव में तैरने की कोशिश करते हो तो वो कितना थकाने वाला होता है। ठीक वैसे ही जब हम जिंदगी में हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें मेंटली और इमोशनली थका देता है। नाथन का कहना है कि जिंदगी में फ्लो बहुत जरूरी है। अगर आप चीजों को जबरदस्ती करने की बजाय थोड़ा सा छोड़ दें, अलाउ करें, तो चीजें अपने आप बेहतर तरीके से घटित होने लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत न करें या पैसिव बन जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। फोर्सिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो नेचुरल नहीं है, जो आपके अंदर रेजिस्टेंस पैदा करता है। जब आप किसी काम को जबरदस्ती करते हैं तो वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और समटाइम्स बर्नआउट। नाथन बताते हैं कि जिंदगी में ईज और फ्लो के साथ चलना कोई आलसी होना नहीं है, बल्कि वो एक कॉन्शियस डिसीजन है कि आप अपने एनर्जी को सिर्फ वही लगाएंगे जहां उसका नेचुरल अलाइनमेंट हो। बहुत बार हम सोसाइटल प्रेशर में आकर ऐसे गोल्स सेट कर लेते हैं जो हमारे दिल के नहीं होते और फिर उन्हें पाने के लिए जबरदस्ती करते रहते हैं, लेकिन वो रास्ता हमें हैप्पीनेस नहीं देता। सोचिए, कभी आपने किसी काम को बिना जोर लगाए किया है, जैसे किसी हॉबी को फॉलो करना या किसी दोस्त से बात करना। उसमें कोई फोर्सिंग नहीं होती, बस एक नेचुरल एंजॉयमेंट होती है। नाथन यही कह रहे हैं कि अगर हम अपनी पूरी लाइफ को उस फ्लो में जीना शुरू कर दें तो सब कुछ ज्यादा स्मूथ हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर हमने चीजों को फोर्स नहीं किया तो फिर सक्सेस कैसे मिलेगी, लेकिन नाथन इसे उल्टा सोचते हैं। वो कहते हैं कि ट्रू सक्सेस तब मिलती है जब आप अपनी नेचुरल एनर्जी और पैशन के साथ अलाइन होते हैं, जब आप जिंदगी को एक डांस की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि कोई वॉर की तरह। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अगर आप बस इस सोच से कर रहे हो कि मुझे रिच बनना है और सबको पीछे छोड़ना है, तो शायद आप ज्यादा फोर्स कर रहे हो। लेकिन अगर आप उस बिजनेस को इसलिए कर रहे हो क्योंकि वो आपकी वैल्यूज और इंटरेस्ट से मैच करता है और आप जेन्युइनली उस काम में आनंद लेते हो, तो वो नेचुरल फ्लो में आता है। नाथन ये भी बताते हैं कि फोर्सिंग हमें एक इल्यूजन देता है कंट्रोल का। हमें लगता है कि अगर हमने जोर लगाया, पुश किया, तो चीजें हमारी मर्जी से चलेंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, जैसे दूसरों का बिहेवियर, मार्केट ट्रेंड्स या किसी अपॉर्चुनिटी का आना। ऐसे में जब हम जबरदस्ती करते हैं तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। कई बार हम रिलेशनशिप्स में भी फोर्स करते हैं। किसी को चेंज करने की कोशिश करना या किसी को जबरदस्ती अपनी जिंदगी में बनाए रखना, ये भी फोर्सिंग है, और इसका नतीजा भी वही होता है, पेन और फ्रिक्शन। नाथन सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई चीज एफर्टलेस लग रही है तो हो सकता है वो आपकी जर्नी का हिस्सा है, और अगर किसी चीज को बार बार पुश करने की जरूरत पड़ रही है तो शायद वो आपकी राह नहीं है। फोर्सिंग का एक और बड़ा नुकसान है, वो आपकी इंट्यूशन को दबा देता है। जब आप जबरदस्ती में लगे रहते हैं तो आप अपनी इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाते, और जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस वहीं से मिलती है। नाथन एनकरेज करते हैं कि आप खुद से कनेक्ट होइए, ऑब्जर्व करिए कि कौन सी चीजें नेचुरली आपकी लाइफ में फ्लो कर रही है और कौन सी चीजें बार बार ब्लॉक हो रही है। ईज और फ्लो को अपनाना मतलब ये नहीं कि आप बैठकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप इंस्पायर्ड एक्शन लें। जब सही समय आए तब एक्शन लीजिए, लेकिन वो एक्शन प्रेशर से नहीं, क्लैरिटी और कामनेस से आए। नाथन ये भी कहते हैं कि नेचर हमें ये लेसन सिखाती है। एक पेड़ को देखो, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो अपने रूट्स गहराई में बढ़ाता है, ब्रांचेस को फैलाता है और अपने समय पर फल देता है। अगर आप उससे कहो कि जल्दी फल दे, तो वो नहीं देगा।
क्योंकि हर चीज का अपना नेचुरल टाइम होता है। हमें भी ये समझना होगा कि हमारी जिंदगी की जर्नी भी वैसी ही है। अगर आप इम्पेशेंट होकर चीजों को फोर्स करोगे तो या तो वो बिगड़ जाएंगी या बहुत थका देंगी। लेकिन अगर आप ट्रस्ट करते हो प्रोसेस पर तो चीजें अपने आप अनफोल्ड होती है। नाथन ने एक बहुत अच्छी बात कही कि When you stop forcing, you start flowing, और यही इस पूरे लॉ का एसेंस है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे अपनाया जाए? सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप कहां कहां चीजों को पुश कर रहे हो। क्या आप अपनी जॉब में रोज खुद को जबरदस्ती घसीटते हो? क्या आप किसी रिलेशनशिप में बार बार डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहे हो लेकिन फिर भी उसे पकड़ कर बैठे हो? या क्या आप किसी गोल को हासिल करने के लिए अपनी हेल्थ, स्लीप और पीस को सैक्रिफाइस कर रहे हो? अगर हां, तो शायद आप फोर्सिंग कर रहे हो। नाथन सजेस्ट करते हैं कि ऐसे मोमेंट्स में पॉज करो और खुद से पूछो, क्या ये सही डायरेक्शन है? क्या ये रास्ता मेरे लिए नेचुरल है या मैं सिर्फ सोसाइटल प्रेशर या ईगो के चलते इसे पकड़ कर बैठा हूं? जब आप फोर्सिंग छोड़ देते हैं तो एक बहुत हल्कापन महसूस होता है, अंदर से क्लैरिटी आती है और क्रिएटिविटी भी फ्लो होने लगती है, क्योंकि आप अब रेजिस्टेंस से नहीं, अलाइनमेंट से जी रहे होते हो। नाथन का ये लॉ हमें सिखाता है कि हम जिंदगी के साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप बनाएं, ना कि कॉम्पिटिटिव। हमें उसे कंट्रोल करने की नहीं, बल्कि उसके साथ डांस करने की जरूरत है। इस सोच को अपनाने के लिए थोड़ा ट्रस्ट चाहिए, ट्रस्ट की आपकी जरूरत की चीजें सही समय पर आएंगी। और जब आप उस ट्रस्ट के साथ काम करते हो तो एंजाइटी घट जाती है, पेशेंस बढ़ता है और जिंदगी थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप किसी चीज को जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, पॉज करो, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये फोर्सिंग है या फ्लो? क्योंकि नाथन के वर्ड्स में ही ट्रू पावर लाइज नॉट इन पुशिंग बट इन अलाउइंग। यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का असली मतलब, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां आप हर चीज के लिए लड़ नहीं रहे होते, बल्कि उसे इनवाइट कर रहे होते हो। एंड बिलीव इट और नॉट, दैट्स वेयर द रियल मैजिक हैपेंस। हम इंसानों में एक बहुत कॉमन आदत होती है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हम सोचते हैं कि अगर हमने हर एस्पेक्ट को अपने हिसाब से मैनेज कर लिया तो जिंदगी परफेक्ट चलने लगेगी। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग इस सोच को इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहकर तोड़ती है। यानी कि ये कंट्रोल एक भ्रम है, एक ऐसा इल्यूजन जिसमें हम फंसे हुए हैं और जिसकी वजह से हम खुद को और ज्यादा परेशान कर लेते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा होगा कि अगर आप चीजों को टाइटली हैंडल करेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे अगर मैं हर चीज की प्लानिंग कर लूं तो कोई गलती नहीं होगी, या अगर मैं इस इंसान के बिहेवियर को बदल दूं तो रिश्ता अच्छा हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद कुछ समय के लिए लगे कि सब कंट्रोल में है, लेकिन इवेंचुअली चीजें हाथ से निकल ही जाती है और तब सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी होता है। नाथन कहते हैं कि जब हम आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम लाइफ की अनसर्टेनिटी से डर रहे होते हैं। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार नहीं हुआ तो हम टूट जाएंगे। इसलिए हम स्ट्रैटेजी, मैनिपुलेशन, ओवरथिंकिंग और कभी कभी दूसरों के डिसीजंस तक को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन यही सोच हमारी स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीजन बनती है। जब हम कंट्रोल के इल्यूजन में जीते हैं तब हमारी सोच नैरो हो जाती है। हम पॉसिबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ उसी रिजल्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमने अपने माइंड में फिक्स किया है। और अगर वैसा नहीं होता तो हम एंग्शियस हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपने सोचा था कि एक स्पेसिफिक जॉब ही आपकी ड्रीम जॉब है और आप उसी के पीछे दौड़ते रहे। आपने हर पॉसिबिलिटी को ब्लॉक कर दिया जो उस जॉब से अलग थी। और फिर अगर वो जॉब नहीं मिली तो आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि शायद उस जॉब से बेहतर कोई और मौका आपकी राह देख रहा था, बस आप उसे देख ही नहीं पाए क्योंकि आप कंट्रोल में फंसे हुए थे। नाथन कई एग्जाम्पल्स देते हैं जहां कंट्रोल करना उल्टा पड़ गया। जैसे किसी पेरेंट का अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा दबाव डालना ताकि वो परफेक्ट बने, लेकिन नतीजा ये निकलता है कि बच्चा रिबेल कर देता है या एंग्शियस हो जाता है। किसी मैनेजर का अपने टीम के हर मूव को माइक्रो मैनेज करना जिससे क्रिएटिविटी मर जाती है और लोग काम छोड़कर चले जाते हैं।
रिलेशनशिप्स में भी जब एक पार्टनर दूसरे को बदलने की कोशिश करता है तो रिश्ता कमजोर होने लगता है। ये सब एग्जाम्पल्स हमें यही सिखाते हैं कि जब आप आउटकम को टाइटली पकड़ते हो तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। और जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ कभी भी कंप्लीटली प्रेडिक्टेबल नहीं होती। अब सवाल यह है कि हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कंट्रोल हमें सेफ्टी का इल्यूजन देता है। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ हमारे हाथ में रहेगा तो कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन नाथन कहते हैं कि यह थिंकिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ देती है, लॉन्ग टर्म पीस नहीं। कंट्रोल करने की कोशिश एक तरह का रेजिस्टेंस है। हम लाइफ को फ्लो करने नहीं दे रहे होते, बल्कि उसे अपनी मर्जी से चलाने की जिद कर रहे होते हैं। और जब चीजें हमारी उम्मीद से अलग होती है, जो अक्सर होता है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर हम या तो और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि मेरे ही प्लानिंग में कमी थी। नाथन ये नहीं कहते कि आपको प्लानिंग नहीं करनी चाहिए या पैसिव बन जाना चाहिए। वो कहते हैं कि प्लानिंग जरूरी है, लेकिन उस प्लान से अटैचमेंट डेंजरस है। आप प्लान बनाइए, एक्शन लीजिए, लेकिन आउटकम को लूजन करके रखिए। जब हम आउटकम को कंट्रोल करना छोड़ते हैं तो इनर पीस आता है। एक और बात नाथन बताते हैं, कंट्रोल की कोशिश करने से हमारा क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी भी मर जाता है। जब आप हर चीज को एक फिक्स तरीके से करना चाहते हैं, तब आप नए रास्तों को देखने की कैपेसिटी खो देते हैं। और लाइफ की ब्यूटी तो इसी में है कि वो कभी कभी सरप्राइज देती है। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन हो और हर परफॉर्मेंस को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हो। अगर आप हर बार हर नोट को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस मैकेनिकल लगने लगेगी। लेकिन अगर आप अपनी कला में फ्लो आने दोगे तो वही इम्परफेक्शन आपको सोलफुल बना देगा। सिमिलरली, एक ट्रेडर को ही ले लो, अगर वो हर मार्केट मूव को कंट्रोल करना चाहेगा तो एंजाइटी में जिएगा। लेकिन अगर वो अपने स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करे और मार्केट के फ्लो को समझे तो ज्यादा शांत रह पाएगा और बेहतर डिसीजंस ले पाएगा। नाथन एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, कंट्रोल इज द अपोजिट ऑफ ट्रस्ट। यानी जितना ज्यादा आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ही कम आप लाइफ पर ट्रस्ट कर रहे हो। और ट्रस्ट के बिना आप कभी भी इनर फ्रीडम को महसूस नहीं कर सकते। अब प्रैक्टिकली इसे कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले तो अवेयरनेस लानी होगी कि आप किन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों की फीलिंग्स, फ्यूचर इवेंट्स या अपने इमोशंस। फिर धीरे धीरे उन चीजों पर से पकड़ ढीली करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस बन जाए, बल्कि अवेयर बने कि कहां एफर्ट लगाना है और कहां सरेंडर करना है। नाथन माइंडफुलनेस का भी जिक्र करते हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में फुली आते हो, तभी आपको समझ आता है कि अभी आपके कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। प्रेजेंट मोमेंट में आने से आपका माइंड काम हो जाता है और फिर आप क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंटरव्यू में आप अपना बेस्ट दे चुके हो तो उसके रिजल्ट को बार बार सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप उस एनर्जी को अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में लगाओ तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसी को लेटिंग गो कहते हैं। नाथन ये भी बताते हैं कि जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तो एक तरह की स्पेशियसनेस आती है, जैसे माइंड में स्पेस बन जाती है नए थॉट्स और पॉसिबिलिटीज के लिए। आप रिजिड नहीं रहते, ओपन हो जाते हो। और जब आप ओपन होते हो तो लाइफ भी आपको न्यू डायरेक्शंस दिखाती है। इस इल्यूजन से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हमें यही सिखाती है कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखो। लेकिन नाथन की किताब आपको जेंटली रिमाइंड करती है कि कंट्रोल छोड़ना कोई हार नहीं है, बल्कि एक हायर इंटेलिजेंस का हिस्सा है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हो तो रिलेशनशिप सुधरते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों को अपनी तरह बिहेव करने के लिए प्रेशराइज नहीं कर रहे होते। करियर में भी क्लैरिटी आती है, क्योंकि आप हर अपॉर्चुनिटी को टाइटली पकड़ने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स पर ध्यान देते हो। हेल्थ में भी स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि अब आप परफेक्शन से हटकर प्रेजेंस में जी रहे होते हो। नाथन ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल, द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल इज एक्चुअली इन योर कंट्रोल। और यही इस लेसन का असली सार है। जो सचमुच कंट्रोल में है वो है आपका एटीट्यूड, आपके थॉट्स, आपकी चॉइसेस। बाकी सब जैसे मौसम, ट्रैफिक, लोगों का बिहेवियर, रिजल्ट वो आपके हाथ में नहीं है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में पाएं, एक पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई में इसे कंट्रोल कर सकता हूं या ये बस एक इल्यूजन है
और अगर जवाब मिले कि ये इल्यूजन है तो बस छोड़ दीजिए, क्योंकि कभी कभी छोड़ने में ज्यादा ताकत होती है, पकड़ने की जिद में नहीं। और यही है द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल की असली अंडरस्टैंडिंग कि जिंदगी तब ज्यादा खूबसूरत लगती है जब हम उसे कंट्रोल नहीं करते बल्कि उसके साथ चलना सीख जाते हैं। और जब आप इस लॉ को ट्रूली समझ लेते हैं तो लाइफ एक बैटल नहीं, एक ब्यूटीफुल जर्नी बन जाती है जिसमें हर मोड़ पर सरप्राइज है और हर मोड़ पर लर्निंग। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, हर चीज को अपनी मर्जी से करवाना चाहते हैं, हर रिजल्ट को पुश करना चाहते हैं। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नैथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जिंदगी में फोर्स से ज्यादा जरूरी है फ्लो। यानी जिंदगी को जबरदस्ती खींचने के बजाय उसके साथ बहना सीखो। नैथन ने नेचर से एक बहुत सुंदर कंपैरिजन किया है। मान लो तुम एक नदी के पानी को उल्टी दिशा में यानी अपस्ट्रीम धकेलने की कोशिश कर रहे हो। कितना मुश्किल होगा, है ना? तुम्हें ताकत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, थकान भी ज्यादा होगी, और फिर भी तुम पानी को ज्यादा दूर नहीं धकेल पाओगे। लेकिन अगर तुम उसी पानी को उसकी नेचुरल डायरेक्शन यानी डाउनस्ट्रीम में जेंटली गाइड करो तो वो बहाव में आसानी से आगे बढ़ेगा। यही फर्क है फोर्स और फ्लो में। फोर्स मतलब जब हम चीजों को उनकी स्वाभाविक दिशा के खिलाफ धकेलते हैं। फ्लो मतलब जब हम उस नेचुरल रिदम को समझकर उसके साथ चलने लगते हैं। नैथन का मानना है कि जिंदगी भी एक नदी की तरह है, उसमें अपनी खुद की दिशा और गति होती है। अगर हम उसे समझें, ऑब्जर्व करें और उसके साथ अलाइन हो तो चीजें स्मूथ और जॉयफुल लगती हैं। लेकिन अगर हम हर चीज को कंट्रोल करने और पुश करने में लगे रहें तो वो थका देने वाली बन जाती है। सोचिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ काम कर रहे थे और सब कुछ एफर्टलेसली हो रहा था, जैसे आइडियाज अपने आप आ रहे हों, लोग आपकी मदद कर रहे हों और रास्ता खुद ब खुद खुलता जा रहा हो। उसे ही नैथन फ्लो स्टेट कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जहां आप अपने काम में इतने नेचुरली लगे होते हैं कि वक्त का भी होश नहीं रहता। अब इसके उलट सोचिए, कभी आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें आपने बहुत जोर लगाया, बहुत प्लान बनाया, हर चीज पर कंट्रोल रखा, लेकिन फिर भी चीजें उलझती चली गई? वो है फोर्सिंग। फ्लो और फोर्स के बीच ये अंतर केवल प्रोडक्टिविटी का नहीं है, ये एनर्जी का भी है। जब आप फोर्स करते हो तो आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे होते हो और बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हो। लेकिन जब आप फ्लो में होते हो तो एनर्जी जेनरेट होती है और आप रिफ्रेश महसूस करते हो। नैथन के अनुसार फोर्स करना अक्सर ईगो से आता है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ अपनी मर्जी से करवाना है। हम मानते हैं कि अगर चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कुछ गलत है, और इसी सोच के चलते हम फोर्स करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स में, करियर में, इवन अपने हेल्थ गोल्स में भी। लेकिन नेचर की सबसे बड़ी सीख यह है कि सब कुछ अपने टाइम पर होता है, अपने फ्लो में होता है। पेड़ जब फल देता है तो वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। फूल जब खिलता है तो उसे कोई पुश नहीं करता। बारिश अपने वक्त पर होती है, सूरज अपने समय पर उगता है। और इंसान अगर नेचर का हिस्सा है तो फिर उसे भी उसी फ्लो के साथ चलना चाहिए। फोर्स और फ्लो का ये कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स में भी बहुत डीप इंपैक्ट डालता है। जब हम किसी इंसान को बदलने की कोशिश करते हैं या जब हम ये इंसिस्ट करते हैं कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार बिहेव करे, तब हम फोर्सिंग कर रहे होते हैं और ये फोर्सिंग रिलेशन को कमजोर कर देती है। लेकिन जब हम दूसरे इंसान को एज दे आर स्वीकार करते हैं, उनकी स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं, तब रिलेशन में फ्लो आता है और वो नेचुरली ग्रो करता है। करियर में भी यही लॉजिक अप्लाई होता है। मान लीजिए कोई इंसान बस इस सोच से किसी जॉब को पकड़कर बैठा है कि उसे वहां से पैसा मिलेगा या स्टेटस मिलेगा, लेकिन अंदर से वो उस काम से जुड़ा हुआ फील नहीं करता, तो वो रोज उसी स्ट्रीम के खिलाफ तैरने जैसा है और ऐसा करते करते एक दिन वो बर्नड आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी ऐसे काम को चूज करता है जो उसकी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट के साथ अलाइंड है, तो फिर वो उसी फ्लो में तैर रहा होता है और ग्रोथ भी नेचुरली आती है। नैथन ये नहीं कहते कि हार्ड वर्क गलत है, वो कहते हैं कि सही डायरेक्शन में किया गया एफर्ट ही वैल्यूएबल है। इमेजिन करो कि आप रोविंग कर रहे हो। अगर आप नदी के बहाव के खिलाफ रो करोगे तो बहुत एनर्जी लगेगी और प्रोग्रेस बहुत कम होगी। लेकिन अगर आप बहाव के साथ रो करोगे तो कम एफर्ट में ज्यादा डिस्टेंस तय कर सकोगे। लाइफ में भी बहुत बार हमें बस अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगानी होती है। हमें ये डिसर्न करना होता है कि कहाँ पुश करना है और कहाँ खुद को सॉफ्टन करना है। इसका मतलब ये नहीं
कि हम अपनी ड्रीम्स छोड़ दें या एम्बिशंस कम कर दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी कोशिशों को उस जगह पर लगाए जहां वो नेचुरली ग्रो कर सकती है। फ्लो का एक और फायदा है, उसमें रेजिस्टेंस कम होता है। जब आप फ्लो में होते हो तो चीजें ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, सही लोग मिलते हैं, सही आइडियाज आते हैं, और तब आपकी जर्नी भी ज्यादा फुलफिलिंग लगती है। फोर्सिंग में हम ऑफन फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं क्योंकि हम हर चीज को टाइटली पकड़ कर रखते हैं, लेकिन फ्लो में हम थोड़ा सा सरेंडर करते हैं, ट्रस्ट करते हैं प्रोसेस पर। अब प्रैक्टिकली इस फ्लो को लाइफ में कैसे लाया जाए? नाथन सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले तो अपनी बॉडी और इमोशंस को सुनो। अगर कोई काम आपको बार बार ड्रेन कर रहा है, एंजाइटी दे रहा है या कांस्टेंट रेजिस्टेंस फील हो रहा है, तो शायद आप वहां फोर्स कर रहे हो। वहीं अगर कोई काम आपको एनर्जाइज रखता है, जहां चीजें नेचुरली क्लिक होती हैं, तो समझो आप फ्लो में हो। इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आपके एक्शंस किस जगह पर अलाइन है और किस जगह पर ईगो ड्रिवन है। आपको अपने गोल्स और इंटेंशंस को बार बार चेक करना होगा कि कहीं आप किसी चीज के पीछे बस इसलिए तो नहीं भाग रहे क्योंकि सोसाइटी ने उसे सक्सेस का सिंबल बना दिया है। नाथन एक ब्यूटीफुल बात कहते हैं, फोर्स इज रेजिस्टेंस, फ्लो इज इंटेलिजेंस। यानी जब आप किसी चीज को जबरदस्ती करना चाहते हो तो आप उस सिस्टम से लड़ रहे हो जो ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन जब आप उस सिस्टम को समझते हो और उसके साथ काम करते हो, तब आप उसमें अपनी इंटेलिजेंस जोड़ते हो। इमेजिन करो एक गार्डनर को, वो कभी भी बीज को जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं करता। वो बस एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप, और फिर वो पेशेंटली वेट करता है बीज के अपने समय पर उगने का। लाइफ में भी हमें यही करना है, फोर्सिंग नहीं, नर्चरिंग। नाथन का ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि जिंदगी को एक जेंटल डांस की तरह ट्रीट करें, न कि एक वॉर की तरह। हमें इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि इसके रिदम के साथ मूव करना सीखना है। जब हम ऐसा करते हैं तो न सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि हमारे अंदर पीस और सैटिस्फैक्शन भी आता है। इस लेसन का असली सार यह है कि जिंदगी की नदी पहले से ही बह रही है। आपको उसमें कूदकर उल्टी दिशा में तैरने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझने की जरूरत है कि उसका बहाव किस दिशा में जा रहा है और फिर उसी दिशा में खुद को गाइड कर दो। कभी कभी लेटिंग गो करना ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, और फ्लो में रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी मैच्योरिटी है जो बहुत कम लोग डेवलप कर पाते हैं। नाथन की ये सीख हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकती है। बस जरूरत है थोड़ा पॉज लेने की, ऑब्जर्व करने की, और फिर कॉन्शियसली चूज करने की कि हम फोर्स करेंगे या फ्लो। क्योंकि जिंदगी तभी सुंदर लगती है जब आप उसके साथ बहना सीख जाते हो, न कि हर पल उससे लड़ते रहते हो। हम में से ज्यादातर लोग कुछ ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारी जिंदगी एक नॉन स्टॉप दौड़ बन गई है। हर समय कुछ न कुछ हो रहा होता है, कभी बाहर की दुनिया में, कभी हमारे दिमाग के अंदर। हम एक इवेंट से दूसरे पर भागते रहते हैं, एक थॉट से दूसरे थॉट पर कूदते रहते हैं, और हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें एक बहुत जरूरी प्रिंसिपल सिखाती है, ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन। यानी कि चीजों को देखना, महसूस करना, समझना, लेकिन बिना तुरंत रिएक्ट किए। नाथन कहते हैं कि जिंदगी में पॉज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही पॉज हमें माइंडफुलनेस की पावर देता है। जब हम किसी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं बिना रिएक्ट किए, तो हम खुद को एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में रखते हैं। हम रिएक्टिव नहीं रहते, हम रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। और ये छोटा सा फर्क ही हमें एक बेहतर इंसान, बेहतर डिसीजन मेकर और बेहतर इंसान बना देता है। सोचिए, जब कोई आपको गुस्से में कुछ बोलता है, आपकी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है? गुस्से में जवाब देना। लेकिन क्या वो हमेशा काम करता है? शायद नहीं। कई बार उस रिएक्शन से बात और बिगड़ जाती है। लेकिन अगर आप एक छोटा सा पॉज लेते, ऑब्जर्व करते कि सामने वाला किस माइंड स्पेस में है, तो शायद आप शांति से बात को संभाल सकते थे। यही ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन है। नाथन बताते हैं कि हमारी माइंड हर वक्त एक्टिव रहती है। वो लगातार थॉट्स, जजमेंट्स और एनालिसिस करती रहती है, और हम उन थॉट्स से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हम अपने थॉट्स को बस देख सकते हैं, बिना उनसे प्रभावित हुए। मान लो तुम्हारे मन में आया, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूं।
अब अगर तुम उसी मोमेंट उस थॉट पर बिलीव कर लोगे और रिएक्ट कर दोगे, जैसे काम छोड़ देना, डिप्रेस्ड फील करना, तो तुम रिएक्शन में जी रहे हो। लेकिन अगर तुम उस थॉट को बस ऑब्जर्व करो, ओ ये थॉट आया है, और फिर कुछ देर उस पर न्यूट्रल नजर से सोचो, तो हो सकता है कि तुम खुद को समझा पाओ, शायद मैं बस थका हुआ हूं, या मुझे प्रैक्टिस की जरूरत है। ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन हमें अपनी इमोशंस को भी डीपली समझने की ताकत देता है। बहुत बार हम अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं या उन पर इंपल्सिवली एक्ट कर देते हैं, लेकिन नाथन कहते हैं कि इमोशंस को बस नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, जैसे कि कोई आउटसाइडर देख रहा हो, हमें इनर कामनेस देता है। इसका एक आसान तरीका है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, जैसे गुस्सा, डर, जलन या दुख, तो उसे लेबल करो, ये गुस्सा है, ये डर है, और फिर कुछ मोमेंट्स के लिए बस ऑब्जर्व करो, ये बॉडी में कहां महसूस हो रहा है, इस इमोशन के पीछे कौन सी सोच है। ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ऑकवर्ड लग सकती है शुरू में, लेकिन यही वो पॉज है जो आपको रिएक्शन से बचाता है। नाथन माइंडफुलनेस को एंकर की तरह एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई नाव होती है जो पानी में हिलती रहती है, लेकिन अगर उसका एंकर मजबूत हो तो वो बहती नहीं है। वैसे ही हमारी अवेयरनेस हमारा एंकर है। जब हम अवेयर रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, तो हम हर लहर, हर इमोशन, हर थॉट के साथ बहते नहीं हैं, हम स्थिर रहते हैं। ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन हमें क्लैरिटी देता है, क्योंकि जब हम तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तब हमारे पास सोचने का टाइम होता है। इमेजिन करो कि आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन पर काम कर रहे हो और आपके दिमाग में कंफ्यूजन है। अगर आप उस कंफ्यूजन से डरकर इंपल्सिव डिसीजन लेते हो, तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर पॉज लेकर, ऑब्जर्व करके कामली एनालाइज करते हो, तो शायद आप बेटर डिसीजन ले पाओ। नाथन इस पॉज को सेक्रेड मानते हैं। वो कहते हैं कि हर एक्शन से पहले एक स्पेस होती है, और उसी स्पेस में हमारी ट्रू फ्रीडम होती है। यही स्पेस हमें फ्रीडम देती है चूज करने की कि हम कैसा जवाब देंगे, कैसी एनर्जी से रिस्पॉन्ड करेंगे, और कौन सा रास्ता चुनेंगे। ये प्रिंसिपल सिर्फ एक्सटर्नल सिचुएशंस के लिए नहीं, बल्कि इंटरनल सेल्फ टॉक के लिए भी है। हमारी माइंड रोज हजारों थॉट्स प्रोड्यूस करती है। तू कुछ नहीं कर सकता, तू हमेशा फेल करता है, तू दूसरों से कम है। अब अगर हम इन थॉट्स को सच मान ले और रिएक्ट करें, तो हम खुद को कमजोर बना लेंगे। लेकिन अगर हम इन्हें बस ऑब्जर्व करें, ओह ये थॉट आया है, और उसे जाने दे, तो हम एम्पावर्ड महसूस करेंगे। ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन का प्रैक्टिस धीरे धीरे बिल्ड होता है। इसके लिए आपको अपनी अवेयरनेस ट्रेन करनी होगी। नाथन सजेस्ट करते हैं कि रोज कुछ टाइम बैठकर अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करो, बिना उसे कंट्रोल किए। बस ध्यान दो कि सांस अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। बीच में कोई थॉट आए तो बस उसे नोटिस करो और वापस सांस पर ध्यान लाओ। ये छोटा सा प्रैक्टिस आपकी ऑब्जर्वेशन पावर को बहुत मजबूत कर देगा। धीरे धीरे ये स्किल आपकी डेली लाइफ में भी आने लगेगा। जब कोई आपको इरिटेट करे, तो आप इमीडिएटली रिएक्ट करने की बजाय पॉज ले पाओगे। जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, तो आप उसे कामली ऑब्जर्व कर पाओगे। जब आपकी माइंड नेगेटिव थॉट्स दे, तो आप उनमें बहने की बजाय उन्हें न्यूट्रल नजर से देख पाओगे। नाथन कहते हैं कि जब आप रिएक्शन की चेन को तोड़ते हो, तब आप एक नया पैटर्न क्रिएट करते हो, जिसमें कामनेस, क्लैरिटी और कॉन्शियसनेस होती है। और यही पैटर्न आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि रिएक्ट करना ही स्ट्रेंथ है। मैंने तुरंत जवाब दे दिया, मैंने उसी वक्त बोल दिया, मैंने देखा नहीं और एक्शन ले लिया। लेकिन नाथन कहते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ उसी में है जहां आप ऑब्जर्व कर सकते हो और फिर चूज कर सकते हो कि आपको क्या करना है। रिएक्शन इंपल्सिव होती है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए नेचर से एक एनालॉजी बहुत सुंदर है। एक पेड़ को देखो, जब तेज हवा चलती है तो पेड़ तुरंत रिएक्ट नहीं करता। वो झुकता है, ऑब्जर्व करता है, एडजस्ट करता है और फिर अपने रूट से एंकर्ड रहता है। अगर वो हर हवा के झोंके में टूट जाए तो वो पेड़ ना कहलाए। वैसे ही हमें भी अपने रूट्स यानी अवेयरनेस में एंकर्ड रहना है। ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन का असर हमारी रिलेशनशिप्स पर भी पड़ता है। जब हम दूसरों की बातों को बिना जजमेंट के सुनते हैं, तब कनेक्शन बनता है। जब हम अपने पार्टनर, दोस्त या परिवार के मेंबर को समझने की कोशिश करते हैं बिना इंटरप्ट किए, तब ट्रस्ट बनता है। और जब हम किसी के एंगर को ऑब्जर्व करते हैं बिना जवाबी गुस्सा दिखाए, तब हीलिंग शुरू होती है। नाथन कहते हैं कि यही वो स्किल है जो लीडर्स, क्रिएटर्स और विजनरीज को अलग बनाती है।
वो हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते, वो पॉज लेते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। उनकी प्रेजेंस में कामनेस होती है क्योंकि वो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ सिंपल टेक्निक्स हैं, जैसे सुबह उठकर 5 मिनट अपनी ब्रीदिंग ऑब्जर्व करना, दिन में एक बार अपनी बॉडी स्कैन करना, मैं कहाँ टेंस फील कर रहा हूं, किसी भी इमोशनल मोमेंट में खुद से ये पूछना, मैं रिएक्ट कर रहा हूं या ऑब्जर्व कर रहा हूं, और किसी भी डिसीजन से पहले 5 डीप ब्रेथ्स लेना। धीरे धीरे ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको एक नया सेल्फ अवेयरनेस लेवल देंगी। आप रिएक्शन से मूव होकर रिस्पॉन्सेस तक पहुंचने लगोगे। आपकी एनर्जी स्कैटर नहीं होगी, आप सेंटर रहोगे। केल्विन डब्ल्यू नैथन की ये बात बहुत दिल को छूने वाली है। स्टिलनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ मूवमेंट, इट्स प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस। यानी शांति का मतलब साइलेंस नहीं है, शांति का मतलब है फुली अवेयर होना। और जब आप अवेयर होते हो तब हर मोमेंट में आपका कंट्रोल बढ़ता है बिना किसी को कंट्रोल किए। तो अगली बार जब जिंदगी आपको किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में डाले, पॉज लीजिए, ऑब्जर्व करिए, फील करिए, लेकिन रिएक्ट मत करिए, क्योंकि यही पॉज आपको उस विजडम तक ले जाएगा जो किसी भी इंपल्सिव एक्शन से नहीं मिल सकती। और जब आप ये सीख जाते हो तो आपकी जिंदगी एक काम, सेंटर्ड और कॉन्शियस जर्नी बन जाती है, जहां आप रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव होते हो। और यही है ऑब्जर्वेशन विदाउट रिएक्शन का असली सार, अवेयरनेस के साथ जीना, ना कि इंपल्स के साथ। हम इंसानों की एक बहुत बड़ी आदत होती है चीजों को पकड़ कर रखने की। हम बीती बातों को नहीं छोड़ते, आने वाले भविष्य की फिक्र से खुद को थकाते रहते हैं और हर उस चीज को कसकर पकड़ते हैं जो हमें कभी कंफर्ट देती थी। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नैथन की किताब दी लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए हमें लेटिंग गो यानी छोड़ने की कला सीखनी होगी। और इसे सिर्फ सोचने से नहीं सीखा जा सकता, इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करने होंगे। नैथन का मानना है कि लेटिंग गो कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। इसका मतलब है खुद को ट्रेन करना कि हम अनावश्यक टेंशन, कंट्रोल और एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे छोड़ सके। ऐसा करने से हम ज्यादा फ्री, ओपन और शांत हो जाते हैं, और यही हमें उस नेचुरल फ्लो के करीब ले जाता है जहां चीजें मजबूरी से नहीं, सहजता से होती हैं। नैथन ने लेटिंग गो को आसान बनाने के लिए कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स बताई हैं, जैसे ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज, रिसेप्टिव राइटिंग और मिनी पॉजेस। ये एक्सरसाइजेस सिंपल हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट गहरा है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेथ होल्डिंग की। ये एक्सरसाइज हमारे कंट्रोल के इल्यूजन को तोड़ने में मदद करती है। आप कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोकिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितना आप नेचुरली कर सकते हैं। जब आप सांस रोकते हैं तो आपका मन एकदम अलर्ट हो जाता है। आप अपने शरीर की हर छोटी चीज को फील करने लगते हैं, हार्ट बीट, टेंशन, अर्ज टू ब्रीथ। ये सिंपल सा एक्शन आपको एक पावरफुल रियलाइजेशन देता है कि हम बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में हम खुद की सांस तक को ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये रियलाइजेशन आपके अंदर ह्यूमिलिटी और सरेंडर का भाव लाता है। जब आप सांस को छोड़ते हो एक लंबी, रिलैक्स्ड एक्सहेल, तब वो लेटिंग गो का सिंबॉलिक एक्ट बन जाता है। आप न सिर्फ सांस छोड़ रहे होते हो, बल्कि साथ में एंजाइटी, स्ट्रेस और कंट्रोल की भावना को भी धीरे धीरे रिलीज कर रहे होते हो। नैथन कहते हैं कि आप इस ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सुबह उठते ही या जब भी आप स्ट्रेस्ड महसूस करें, बस कुछ मोमेंट्स के लिए सांस रोकिए, फिर गहरी सांस छोड़िए। इस प्रोसेस को 3 से 4 बार रिपीट करिए। इससे न केवल आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, बल्कि आपका माइंड भी लेटिंग गो के मोड में आ जाता है। दूसरी पावरफुल टेक्निक है रिसेप्टिव राइटिंग। ये कोई फैंसी जर्नलिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है अपने अंदर के थॉट्स और फीलिंग्स को बाहर निकालने का। इस राइटिंग में आप पेन को बिना रुके चलाते हैं, बिना कुछ सोचे या एडिट किए। आप बस वो लिखते हैं जो आपके अंदर चल रहा है, चाहे वो डर हो, गिल्ट हो, गुस्सा हो या कोई पुराना रिग्रेट। नैथन कहते हैं कि रिसेप्टिव राइटिंग में आप अपने थॉट्स के जज नहीं बनते, आप बस उन्हें ऑब्जर्व करते हुए पेपर पर उतारते हैं। इसका मकसद ये नहीं है कि आप अच्छा लिखें या परफेक्ट ग्रामर इस्तेमाल करें। इसका मकसद है इमोशनल रिलीज। ये प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने का काम करती है। जब हम अपने थॉट्स को बस दिमाग में ही रख लेते हैं, तो वो अंदर ही अंदर उलझते रहते हैं
लेकिन जब हम उन्हें लिख देते हैं तो वो बाहर आकर क्लियर हो जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप उन्हें बाहर निकालते हो तो उनके साथ आपकी पकड़ भी थोड़ी सी ढीली हो जाती है। आप उन्हें पकड़कर नहीं बैठे रहते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो और धीरे धीरे लेटिंग गो की स्थिति में आ जाते हो। रिसेप्टिव राइटिंग का बेस्ट तरीका है रोज 5 से 10 मिनट का टाइम निकालना, शांत जगह बैठना और बिना किसी प्लान के बस लिखना। कोई भी थॉट हो, मुझे ये बात चुभ रही है, मुझे खुद पर डाउट हो रहा है, मैं बार बार उसी गलती को याद करता हूं, उसे पेपर पर डाल दो। और फिर उस पेपर को रखना है या फाड़ना है, वो तुम्हारा फैसला है। तीसरी टेक्निक है मिनी पॉजेस। ये छोटे छोटे ब्रेक्स होते हैं जो हमें दिन भर की भागदौड़ से डिस्कनेक्ट करके वापस प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं। नाथन बताते हैं कि हम दिन भर बहुत सारे डिसीजंस, कॉन्वर्सेशंस और थॉट्स के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं और हम उन सभी पर रिएक्ट करते रहते हैं बिना पॉज लिए। लेकिन अगर हम हर थोड़ी देर में बस 10 से 15 सेकंड का पॉज लें तो हमारा सिस्टम रीसेट हो सकता है। मिनी पॉज का मतलब है कुछ सेकंड के लिए रुकना, डीप ब्रेथ लेना, अपने शरीर और माइंड को फील करना। जैसे किसी मीटिंग से पहले, किसी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन के बीच में, फोन उठाने से पहले या किसी ईमेल का जवाब देने से पहले बस थोड़ी देर रुकिए। पूछिए खुद से, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड करने जा रहा हूं? यह पॉज आपको ग्राउंडेड रखता है। नाथन कहते हैं कि मिनी पॉजेज लेटिंग गो की है, क्योंकि ये हमें उस पॉइंट पर ले आते हैं जहां हम अपनी हैबिचुअल रिएक्शंस को पकड़ने से मना कर सकते हैं। जैसे ही आप पॉज लेते हो, आप कंट्रोल की अपनी ओल्ड हैबिट को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा देते हो। और वही मोमेंट आपको फ्रीडम देता है चूज करने की कि अब क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या महसूस करना है। इन तीनों टेक्निक्स का एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। ये हमें खुद के साथ रिकनेक्ट कराते हैं। हम जितना ज्यादा खुद को ऑब्जर्व करते हैं, उतना ज्यादा हम समझते हैं कि क्या हमें थामना है और क्या छोड़ना है। लेटिंग गो कोई एक दिन की बात नहीं है, ये एक हैबिट है जो धीरे धीरे बनती है। नाथन हमें ये भी सिखाते हैं कि लेटिंग गो का मतलब है सरेंडर, लेकिन सरेंडर हार नहीं होती, वो एक्सेप्टेंस होती है। आप ये मानते हो कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और आप उन चीजों को अलाउ करते हो अनफोल्ड होने के लिए जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। ये सरेंडर हमें पीस देता है। सोचिए, आप अगर हर सिचुएशन को टाइटली पकड़ कर रखें तो आप कभी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को अलाउ करें कि कुछ चीजों को फ्लो में जाने दिया जाए तो जिंदगी ज्यादा सहज और सुंदर बन जाती है। लेटिंग गो का असर आपकी रिलेशनशिप्स पर भी आता है। जब आप किसी को उनकी गलती के लिए माफ कर देते हो, जब आप किसी पुरानी लड़ाई को छोड़ने का फैसला करते हो, या जब आप किसी की एक्सपेक्टेशन से खुद को डिटैच कर लेते हो, तब आप उस पर्सन को और खुद को दोनों को हीलिंग का मौका देते हो। करियर में भी ये स्किल बहुत काम आती है। बहुत बार हम किसी जॉब, प्रोजेक्ट या गोल को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हमने उस पर बहुत मेहनत की होती है, लेकिन अंदर से हमें पता होता है कि अब वो हमारे लिए नहीं है। लेटिंग गो वहां एक करेज बन जाता है कि आप अपने सच को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सके। नाथन की ये बात बहुत गहरी है। होल्डिंग ऑन इज ऑफन अ हैबिट ऑफ फियर, लेटिंग गो इज एन एक्ट ऑफ ट्रस्ट। जब हम पकड़ कर बैठे रहते हैं तो अक्सर डर के कारण होता है, डर कि अगर ये चीज गई तो क्या होगा। लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो हम ट्रस्ट करते हैं खुद पर, लाइफ पर, उस प्रोसेस पर जो हमें आगे ले जा रहा है। इन एक्सरसाइजेस को डेली प्रैक्टिस में लाकर हम अपनी लाइफ को लाइटर और मीनिंगफुल बना सकते हैं। ब्रेथ होल्डिंग से हम समझते हैं कि कितना कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। रिसेप्टिव राइटिंग से हम अपने अंदर की बैगेज को बाहर निकालते हैं। मिनी पॉजेस से हम मोमेंट में आकर अवेयरनेस डेवलप करते हैं। ये छोटी छोटी टेक्निक्स मिलकर हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम जबरदस्ती नहीं करते बल्कि अलाउ करते हैं। और यही है द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग का असली मैसेज कि जिंदगी को खींचो मत, उसे बहने दो। तो अगली बार जब आप किसी थॉट, इमोशन या सिचुएशन को टाइटली पकड़ते हुए खुद को पाए, पॉज लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए, एक ब्लैंक पेज पर अपने मन की बातें लिखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे छोड़ सकता हूं? और अगर अंदर से आवाज आए तो बस जाने दो, क्योंकि वही लेटिंग गो आपको उस फ्रीडम तक पहुंचाता है जो किसी भी रिजल्ट से ज्यादा कीमती होती है। हम सबने बचपन से ही सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। लेकिन आज की फास्ट पेस दुनिया में पेशेंस यानी धैर्य रखना सबसे मुश्किल काम बन गया है। हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, सक्सेस, रिलेशनशिप, पैसा, हैप्पीनेस, हर चीज का रिजल्ट तुरंत चाहिए।
लेकिन केल्विन डब्ल्यू नैथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में पेशेंस को एक अलग नजरिए से समझाते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंस कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। जब आप पेशेंस रखते हैं तो आप कम एफर्ट में ज्यादा अचीव करते हो, लेकिन वो अचीवमेंट ऑर्गेनिक होता है, यानी नेचुरली अपने फ्लो में आता है। नैथन बताते हैं कि इंपेशेंस यानी अधीरता की जड़ में होता है कंट्रोल और फियर। हमें लगता है कि अगर सब कुछ जल्दी नहीं हुआ तो कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए हम चीजों को जल्दी पाने के लिए फोर्स करते हैं, अपने आप को, दूसरों को, सिचुएशंस को। लेकिन ऐसा करते हुए हम फ्लो से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और इनर टेंशन बढ़ा लेते हैं। पेशेंस का मतलब है ट्रस्ट रखना उस प्रोसेस पर जो अभी चल रहा है। जब आप एक बीज को मिट्टी में लगाते हो तो आप उस पर रोज खड़े होकर नहीं चिल्लाते कि जल्दी उग। आप उसे समय, धूप, पानी और नरिशमेंट देते हो। आप जानते हो कि उसका टाइम आएगा और तब वो पौधा बनेगा। यही है पेशेंस, एक डीप इनर ट्रस्ट की हर चीज अपने समय पर घटेगी। नैथन का कहना है कि पेशेंस पैसिव नहीं होता, वो बहुत ही एक्टिव स्टेट होती है। पेशेंस का मतलब है मोमेंट में फुली प्रेजेंट रहना, बिना किसी आउटकम की जल्दबाजी के। ये कोई इंतजार नहीं है बल्कि एक माइंडफुल वेटिंग है। आप मेहनत करते हो, एक्शन लेते हो, लेकिन उसके रिजल्ट को पकड़कर नहीं बैठते। आप अलाउ करते हो चीजों को अनफोल्ड होने के लिए। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करते हो। आप मेहनत करते हो, प्लान बनाते हो, सर्विस देते हो। अब अगर आप रोज इस सोच में लगे रहो कि कब क्लाइंट आएगा, कब पैसा बनेगा, कब सक्सेस मिलेगी, तो आप अपने अंदर एंजाइटी भरते जा रहे हो। लेकिन अगर आप अपनी जर्नी पर फोकस करो, अपनी लर्निंग पर ध्यान दो और ट्रस्ट रखो कि सही टाइम पर सही चीज होगी, तो आप पेशेंस का अभ्यास कर रहे हो। नैथन पेशेंस को लेस एफर्ट, मोर ट्रस्ट की तरह एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दो। इसका मतलब है कि आप माइंडलेसली पुश करना छोड़ दो। आप अपने एक्शन को अपनी एनर्जी से अलाइन करो और फिर उसे रिलीज कर दो, जैसे तीर को धनुष से छोड़ते हैं। अब तीर कहां जाकर लगेगा वो उसके फ्लो पर छोड़ दो। पेशेंस हमें ईगो से भी डिटैच करता है। ईगो कहता है मुझे अभी चाहिए, मुझे खुद को साबित करना है, अगर मैं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन पेशेंस कहता है मैं प्रोसेस में हूं, मैं अपने पाथ पर हूं, मुझे खुद पर और समय पर भरोसा है। ये सोच आपको ग्राउंडेड बनाती है। नैथन का मानना है कि ज्यादातर लोग इंपेशेंस की वजह से अपने गोल्स से भटक जाते हैं। वो रास्ते में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादातर मीनिंगफुल चीजें समय लेती है। कोई भी डीप ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी लास्टिंग सक्सेस, कोई भी सोलफुल रिलेशनशिप, ये सब पेशेंस मांगते हैं। पेशेंस हमें एक और बड़ी चीज सिखाता है, ऑब्जर्वेशन। जब आप रुके रहते हो तो आप ज्यादा ध्यान से देख पाते हो, आप सिग्नल्स को समझ पाते हो, छोटी चीजों में मीनिंग ढूंढ पाते हो। एक गार्डनर अगर हर दिन इंपेशेंस में सॉइल खोदता रहेगा तो बीज कभी ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जर्व करे कि कब मिट्टी सूखी है, कब पानी की जरूरत है, कब धूप ज्यादा है, तो वो प्लांट को बेहतर तरीके से नर्चर कर पाएगा। यही ऑब्जर्वेशन पेशेंस से आती है। नैथन ये भी कहते हैं कि पेशेंस का प्रैक्टिस हमारे इनर पीस को बढ़ाता है। जब हम किसी चीज को लेकर ऑब्सेस्ड नहीं रहते, जब हम किसी रिजल्ट को टाइटली पकड़कर नहीं बैठते, तब हमारे अंदर एक स्पेशियसनेस आती है। हम खुल जाते हैं नए आइडियाज के लिए, नए रास्तों के लिए, नई संभावनाओं के लिए। आजकल की दुनिया हमें सिखाती है फास्ट हसल, क्विक सक्सेस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन। लेकिन सच्ची विजडम वही है जो स्लो और डीप होती है। नैथन इस फास्ट कल्चर के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि इस स्पीड में हमें पेशेंस को खोना नहीं चाहिए। वो पेशेंस को एक इंटरनल रिदम कहते हैं, जैसे कि किसी गाने की बीट जो अंदर से बज रही हो। जब आप उस रिदम से जुड़ जाते हो, तब आप अपने डिसीजन ज्यादा कॉन्फिडेंटली और कामली लेते हो। पेशेंस सिर्फ करियर या गोल्स के लिए नहीं, रिलेशनशिप्स में भी बहुत जरूरी है। एक अच्छा रिश्ता वक्त लेता है। लोगों को समझना, उनके बदलते मूड्स और इमोशंस को स्पेस देना, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना, ये सब पेशेंस मांगते हैं। जब आप किसी से नाराज होते हो और तुरंत जवाब देना चाहते हो, तो एक पॉज लेना वो पेशेंस है। जब कोई अपना आपके भरोसे को तोड़ता है
और आप तुरंत जजमेंट देने की जगह थोड़ा टाइम और अंडरस्टैंडिंग देते हो, वो पेशेंस है। पेशेंस का मतलब है अपने रिएक्शंस को डिले करना ताकि आप रिस्पॉन्सेस दे सको। नाथन कहते हैं कि इंपेशेंस रिएक्शन में जीती है, पेशेंस अवेयरनेस में। ये अवेयरनेस आपको सिचुएशंस को और गहराई से समझने में मदद करती है। अब सवाल यह है, पेशेंस डेवलप कैसे करें? नाथन कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताते हैं। सबसे पहले, ब्रेथ अवेयरनेस। जब आप इंपेशेंस फील करो, जैसे ट्रैफिक में फंसे हो, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई आपको समझ नहीं रहा, बस एक गहरी सांस लो और उस सांस के साथ ये महसूस करो कि आप कंट्रोल छोड़ रहे हो। डीप ब्रीदिंग से नर्वस सिस्टम काम होता है और पेशेंस धीरे धीरे आने लगता है। दूसरा तरीका है नेचर से जुड़ना। नेचर का अपना ही टाइम टेबल होता है। पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, मौसम अपने समय पर बदलते हैं, फूल अपने समय पर खिलते हैं। जब आप नेचर को ऑब्जर्व करते हो तो आप पेशेंस के नेचुरल रिदम को समझ पाते हो। ये कनेक्शन आपके अंदर वही पेस पैदा करता है। तीसरा तरीका है इंटेंशन सेट करना। हर सुबह खुद से कहो, मैं आज पेशेंस प्रैक्टिस करूंगा। जब आप कोई लॉन्ग टर्म गोल पर काम कर रहे हो तो खुद से कहो, मैं प्रोसेस को ट्रस्ट करूंगा। ये छोटे छोटे अफर्मेशंस आपके माइंड को नए तरीके से ट्रेन करते हैं। नाथन कहते हैं कि पेशेंस की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि वो हमें फ्रीडम देता है। हम जिंदगी को जबरदस्ती नहीं खींचते, हम उसे अनफोल्ड होने देते हैं। जब हम जल्दी करने की जरूरत को छोड़ते हैं तब चीजें अपने आप हमारे पास आने लगती हैं, क्योंकि अब हम उनके लिए रेडी होते हैं। पेशेंस एक काइंड ऑफ विजडम है जो आपको बताती है कि कब एक्ट करना है और कब वेट करना है। ये एक्शन को स्टॉप नहीं करता, बल्कि उसे सही मोमेंट तक डिले करता है। जैसे आर्चर जब तक बो को खींचकर होल्ड नहीं करता, तब तक तीर भी टारगेट तक सही तरीके से नहीं जा सकता। पेशेंस वही होल्ड है, वो पॉज जो एक्शन को पर्पसफुल बनाता है। नाथन की एक ब्यूटीफुल बात है, पेशेंस इज नॉट पैसिव वेटिंग, इट्स द पावरफुल ट्रस्ट दैट व्हाट इज मेंट फॉर यू विल फाइंड यू एट द राइट टाइम। यानी पेशेंस किसी कोने में बैठकर बस इंतजार करना नहीं है, बल्कि एक कॉन्फिडेंट बिलीफ है कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा सही समय पर। जब आप ये समझ जाते हो तब आपकी पूरी अप्रोच बदल जाती है। आप जिंदगी को दौड़ नहीं मानते, बल्कि एक यात्रा समझते हो। आप अपने पाथ को एंजॉय करते हो, दूसरों की जर्नीज को रिस्पेक्ट करते हो और खुद को टाइम देते हो ग्रो करने का। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर महसूस करें, पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, मैं सही रास्ते पर हूं, सब कुछ अपने समय पर होगा। यही पेशेंस है और यही पावर है, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद उसी में है जब आप हर पल को उसकी पेस पर जीते हो, बिना जल्दी किए, बिना जबरदस्ती किए, बस अपने अंदर भरोसा रखकर। यही है कल्टिवेटिंग पेशेंस, अपने अंदर की शक्ति को धीरे धीरे, सुकून से, पूरी समझदारी के साथ ग्रो करना। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और। एक तरफ लॉजिक होता है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस होती है, डेटा और दूसरों की ओपिनियंस होती है। दूसरी तरफ होती है हमारी इंट्यूशन, एक शांत सी, सटल सी आवाज जो अंदर से आती है, बिना शोर के। केल्विन डब्ल्यू नाथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में इसी इंट्यूशन की बात करते हैं और कहते हैं कि जब आप जिंदगी में फ्लो में आना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी इनर वॉइस को ट्रस्ट करना। नाथन के अनुसार इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, नहीं कोई रैंडम फीलिंग। यह हमारी डीप इंटेलिजेंस है जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और इनर विजडम से बनी होती है। बहुत बार जब हम ओवरथिंक कर रहे होते हैं तो वही इंट्यूशन सॉफ्टली विस्पर करती है, ये सही नहीं लग रहा या इसी रास्ते पर चलो, लेकिन हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो लाउड नहीं होती, वो फोर्स नहीं करती, जबकि हमारे आसपास की दुनिया लगातार चिल्ला रही होती है, ये करो, वो मत करो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंट्यूशन को समझने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह माइंड से नहीं, अवेयरनेस से आती है। जब हम शांत होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तब हमारी इंट्यूशन और क्लियर होती है। नाथन इसे इनर सिग्नल कहते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी, आपकी फीलिंग्स आपको सटल तरीके से कुछ सिग्नल देती है कि कोई चीज ठीक नहीं है या कोई मौका बहुत ऑथेंटिक लग रहा है। सोचिए, आपने कभी किसी से पहली बार मिलते ही महसूस किया कि इससे बात करके अच्छा लगा या कुछ अजीब वाइब थी? वो कोई प्रूफ नहीं था,
कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन वो एक इंट्यूटिव रिस्पॉन्स था। या फिर कभी आपने कोई काम शुरू किया और आपको अंदर से एक्साइटमेंट या कामनेस महसूस हुई, जैसे आप सही जगह हो। वो भी इंट्यूशन थी। नाथन कहते हैं कि ज्यादातर लोग इंट्यूशन को दबा देते हैं क्योंकि वो ओवर थिंकिंग में फंसे होते हैं। उनका माइंड लगातार क्वेश्चंस पूछता है, क्या ये सही होगा, क्या मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, और फिर वो डेटा, लॉजिक, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट में उलझ जाते हैं। लेकिन इंट्यूशन लिस्ट नहीं मांगती, वो सिर्फ कनेक्शन मांगती है आपकी खुद से। इसीलिए नाथन सजेस्ट करते हैं कि अगर आप रियल क्लैरिटी चाहते हो तो माइंड से ज्यादा हार्ट को सुनो। इंट्यूशन अक्सर बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट होती है। वो शुड या मस्ट में बात नहीं करती, वो बस फील कराती है, एक सेंस देती है कि क्या अलाइन है और क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक बेकार है। नाथन ये नहीं कहते कि माइंड गलत है। वो कहते हैं कि जब आप सिर्फ माइंड से ऑपरेट करते हो और इंट्यूशन को इग्नोर करते हो, तब इम्बैलेंस आ जाता है। माइंड आपको रास्ते दिखाता है, लेकिन इंट्यूशन बताती है कि कौन सा रास्ता आपके लिए है। इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। इंट्यूशन तब काम करती है जब आप अपने अंदर झांकने को तैयार होते हो, अपनी फियर्स, डिजायर्स, डाउट्स और होप्स को देखने की हिम्मत रखते हो। जब आप खुद से कनेक्ट होते हो, तभी आप उस इनर वॉइस को क्लियरली सुन सकते हो। नाथन इसे इनर अलाइनमेंट कहते हैं। जब आपकी चॉइसेस आपके अंदर की ट्रूथ से मेल खाती है, तो आप फ्लो में आ जाते हो। आप जो भी काम करते हो उसमें स्ट्रगल कम और सैटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जब आप सिर्फ बाहर की आवाजों के आधार पर डिसीजंस लेते हो, जैसे फैमिली प्रेशर, सोशल इमेज या कंपैरिजन, तब आप फोर्सिंग मोड में चले जाते हो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नाथन कहते हैं कि इंट्यूशन आपको हमेशा कंफर्ट नहीं देती, लेकिन वो क्लैरिटी जरूर देती है। कई बार इंट्यूशन आपको ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो टफ होता है, जैसे कोई जॉब छोड़ना, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म करना या कोई नया रिस्क लेना। लेकिन फिर भी अंदर से आपको एक शांति होती है, एक सर्टेनिटी होती है कि ये करना जरूरी है। इसीलिए इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना करेज मांगता है। आपको भरोसा रखना होता है उस वॉइस पर जो शायद कोई और नहीं समझेगा। और नाथन कहते हैं, ट्रू फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट ऑनरिंग योर ओन सिग्नल्स मोर देन अदर्स नॉइज। अब सवाल आता है, इस इंट्यूशन को और मजबूत कैसे बनाया जाए? नाथन इसके लिए कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस बताते हैं। सबसे पहली चीज, साइलेंस। जब आप रोज थोड़ी देर चुप बैठते हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, तब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाते हो, और फिर उनकी गहराई में जो सच्चाई छुपी होती है वो खुद सामने आने लगती है। दूसरी प्रैक्टिस है बॉडी सिग्नल्स को सुनना। बहुत बार हमारा शरीर हमसे पहले जान जाता है कि कोई चीज ठीक है या नहीं। कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपने शरीर में टेंशन महसूस करते हो या हल्कापन, एक्साइटमेंट या हैवीनेस। वो सिग्नल्स आपकी इंट्यूशन है। आप जितना अपनी बॉडी को फील करोगे, उतना ही आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। तीसरी प्रैक्टिस है जर्नलिंग। जब आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पर लिखते हो, तब आप अपने अंदर की कंफ्यूज्ड आवाजों को साफ कर पाते हो, और उनमें से जो स्टेडी, क्लियर इनर वॉइस होती है, वही आपकी इंट्यूशन होती है। जर्नलिंग से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि क्या आपकी सच्ची जरूरत है और क्या कंडीशनिंग है। नाथन ये भी कहते हैं कि इंट्यूशन का रिलेशन स्पीड से नहीं, टाइमिंग से है। इंट्यूशन कभी हरी नहीं करती, वो आपको सही मोमेंट का इंतजार करना सिखाती है। जब कोई चीज आपके लिए सही होती है, तो वो भीतर से अलाइन लगती है, भले ही बाहर की दुनिया उसे रिस्की या अजीब कहे। और जब कोई चीज आपकी सोल से मिसमैच होती है, तो इंट्यूशन सॉफ्टली मना कर देती है, मत करो ये। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंट्यूशन पर चलना यानी अनसर्टेन रास्ता चुनना, लेकिन नाथन कहते हैं कि अनसर्टेनिटी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही आपको ग्रोथ देता है। इंट्यूशन आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर ले जाती है जहां असली पोटेंशियल छुपा होता है। इंट्यूशन के साथ चलना मतलब ये नहीं कि लाइफ स्मूथ होगी, इसका मतलब है कि लाइफ ऑथेंटिक होगी। आप खुद से झूठ नहीं बोलोगे, आप वही चूज करोगे जो आपके कोर से जुड़ा हुआ है, और तब जिंदगी चाहे जैसी भी हो, आप उससे जुड़ाव महसूस करोगे। नाथन इंट्यूशन को एक कॉम्पास की तरह डिस्क्राइब करते हैं। मैप आपके पास हो सकता है, यानी लॉजिक, नॉलेज,
और एडवाइस लेकिन कॉम्पास डायरेक्शन देता है। और जब दोनों साथ होते हैं तब आप न सिर्फ सही दिशा में जाते हो बल्कि सही एनर्जी के साथ भी चलते हो। बहुत बार हम दूसरों से पूछते रहते हैं, तू क्या करता, तेरे हिसाब से क्या सही है? लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा लिबरेशन होता है जब आप खुद से पूछते हो, मेरे अंदर क्या सही लगता है? और जब ये आंसर आता है तो आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। नैथन का यह कहना है कि इंट्यूइशन पर ट्रस्ट करना आपको फ्रीडम देता है, क्योंकि आप अब एक्सटर्नली ड्रिवन नहीं रहते, आप इंटरनली गाइडेड बन जाते हो। आपकी चॉइसेस अब बाहर की नॉइज से नहीं, अंदर की वॉइस से निकलती है। अगर आप कभी कंफ्यूज्ड हो, स्टक फील कर रहे हो या बार बार एक ही थॉट पर घूम रहे हो तो खुद से बस ये पूछो, अगर कोई डर नहीं होता तो मैं क्या चुनता? यह सवाल सीधे आपकी इंट्यूइशन को एक्टिवेट करता है, क्योंकि डर इंट्यूइशन को नहीं, ईगो को फीड करता है। इंट्यूइशन क्लैरिटी पर चलती है, न कि डर पर। अंत में नैथन कहते हैं कि इंट्यूइशन पर भरोसा रखना कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, ये एक डेली रिलेशनशिप है। जैसे कि आप हर रोज अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हो, वैसे ही हर रोज खुद से कनेक्ट करो, खुद से सच्चाई से पूछो, मेरे अंदर क्या जवाब आ रहा है? और जब आप उस आवाज पर कदम बढ़ाते हो, चाहे छोटा ही सही, तो आप उस फ्लो में आने लगते हो जहां जिंदगी जबरदस्ती से नहीं, सहमति और सहजता से चलती है। तो अगली बार जब डिसीजन लेना हो या कोई रास्ता अनक्लियर लगे तो बाहर से ज्यादा अंदर की सुनो। बाहर से एडवाइस मिल सकती है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा अंदर से मिलती है, और वो डायरेक्शन ही आपको वहां ले जाती है जहां आप असल में बिलोंग करते हो। क्योंकि इंट्यूइशन सिर्फ एक सेंस नहीं, वो आपका सोल गाइड है, और जब आप उसे ट्रस्ट करते हो तो फिर जिंदगी में फोर्सिंग की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे राइटिंग, म्यूजिक, आर्ट, बिजनेस आइडिया या कोई भी नई चीज क्रिएट करना, तो हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। हम चाहते हैं कि रिजल्ट परफेक्ट हो, सब कुछ फास्ट हो, कोई गलती ना हो और आउटकम वैसा ही आए जैसा हमने सोचा है। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नैथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में बताते हैं कि क्रिएटिविटी और वर्क में असली ब्रेक थ्रू तभी आता है जब हम कंट्रोल करना छोड़कर ओपननेस अपनाते हैं, जब हम जबरदस्ती नहीं करते बल्कि अलाउ करते हैं चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए। नैथन कहते हैं कि फ्लो कोई एक्सीडेंटल चीज नहीं है, ये एक कॉन्शियस स्टेट है। जब आप कंट्रोल करना छोड़ते हो और अपने काम में पूरी तरह डूब जाते हो बिना किसी आउटकम की चिंता किए, तब आप फ्लो में आते हो और यहीं से असली क्रिएटिविटी निकलती है। एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल लो, वो जब किसी गाने को रिकॉर्ड करने जाता है, अगर उसका पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर हो कि गाना कितना वायरल होगा, लोग क्या कहेंगे, कितनी व्यूज मिलेंगी, तो वो खुद को लिमिट कर रहा है। लेकिन जब वही म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट को पकड़कर बस मोमेंट में होता है, साउंड को फील करता है, हर नोट को एक्सप्लोर करता है, तब उसके अंदर से कुछ नया, ओरिजिनल निकलता है। यही फ्लो है। नैथन बताते हैं कि जब हम काम के दौरान ज्यादा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं तो हमारी इमेजिनेशन बंद हो जाती है। हम सेफ चॉइसेस लेने लगते हैं, परफेक्शन के पीछे भागते हैं और छोटी छोटी गलतियों से डरने लगते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी मिस्टेक से ही ग्रो करती है। जब आप खुद को पूरी तरह खोलते हो, अलाउ करते हो कि जो भी आएगा मैं उसे देखूंगा, तभी नई चीजें बनती है। फ्लो में आने का सबसे पहला स्टेप होता है ओपननेस। इसका मतलब है कि आप अपने माइंड को रिजिड एक्सपेक्टेशन से फ्री करते हो। आप अपने प्रोसेस को एम्ब्रेस करते हो, न कि सिर्फ रिजल्ट को। नैथन कहते हैं कि ब्रेक थ्रू आइडियाज तब आते हैं जब आप अलाउ करते हो अपने काम को इवॉल्व करने के लिए नेचुरली, अपने फ्लो में। एक राइटर का एग्जाम्पल लो, अगर वो एक सेंटेंस को लिखते वक्त हर बार डिलीट करता जाए, हर शब्द पर परफेक्शन चाहता हो, तो उसका पूरा प्रोसेस स्लो और स्ट्रेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बस लिखना शुरू करे फ्रीली, बिना खुद को रोके, तो उसके अंदर से आइडियाज खुद निकलने लगते हैं। बाद में वो उन्हें रिफाइन कर सकता है, लेकिन पहले उसे कंट्रोल छोड़ना होगा। नैथन कई ऐसे केस एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां लोग ब्रेक थ्रू तक तभी पहुंचे जब उन्होंने कंट्रोल छोड़कर अपने काम में सरेंडर किया। एक एंटरप्रेन्योर ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया बिना सब कुछ परफेक्ट किए, लेकिन उसकी ओपननेस और ऑथेंटिसिटी ने लोगों को कनेक्ट किया। एक आर्टिस्ट ने पेंटिंग के ट्रेडिशनल तरीके छोड़कर बस रंगों से खेलना शुरू किया और उसी से उसकी सिग्नेचर स्टाइल बनी। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने रिजिड कोडिंग रूल को छोड़कर एक नई अप्रोच अपनाई, जिससे उसका ऐप फास्टर और यूजर फ्रेंडली बन गया।
इन एग्जाम्पल्स में कॉमन बात थी ओपननेस टू एक्सपेरिमेंट, विलिंगनेस टू फेल और ट्रस्ट इन द प्रोसेस। यही 3 चीजें हैं जो आपको फ्लो में लेकर जाती हैं। नाथन कहते हैं कि फोर्सिंग माइंडसेट में हम अपने काम से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हम काम को प्रेशर की तरह देखने लगते हैं। मुझे ये करना है, अगर ये नहीं हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे हर हाल में आउटपुट देना है। ये माइंडसेट क्रिएटिविटी का दुश्मन है। लेकिन फ्लो माइंडसेट में आप काम को जॉय की तरह देखते हो। मुझे एक्सप्लोर करना है, मैं जो भी करूंगा वो सीखने लायक होगा। मैं खुद को इस प्रोसेस में खोना चाहता हूं। फ्लो में काम करना मतलब है टाइम का ट्रैक भूल जाना, खुद की आइडेंटिटी भूल जाना, बस उस मोमेंट में पूरी तरह डूब जाना। यह तभी पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़ते हो। नाथन कहते हैं कि जब आप अपने आइडियाज को पकड़े बिना उन्हें इवॉल्व होने की स्पेस देते हो, तब वो ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं। एक और बहुत जरूरी पॉइंट नाथन एक्सप्लेन करते हैं कि कंट्रोल अक्सर फियर से आता है। हम डरते हैं कि अगर हमने चीजों को खुला छोड़ा तो शायद कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए हम प्रोसेस को कंट्रोल करने लगते हैं, हर डिटेल को, हर स्टेप को। लेकिन जब हम अपने फियर को ऑब्जर्व करके उसे छोड़ते हैं, तभी हम रियल फ्रीडम और क्रिएटिविटी महसूस कर पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग या डिसिप्लिन खराब है। नाथन कहते हैं कि स्ट्रक्चर जरूरी है, लेकिन स्ट्रक्चर का मकसद है सपोर्ट देना, ना कि केज बनाना। स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन देता है, लेकिन फ्लो आपको उस रास्ते पर उड़ने की आजादी देता है। फ्लो में आने के लिए एक अच्छा तरीका है मिनी क्रिएटिव रिचुअल्स डेवलप करना। जैसे राइटिंग से पहले 5 मिनट म्यूजिक सुनना, पेंटिंग से पहले कुछ डीप ब्रेथ्स लेना, या कोडिंग से पहले जर्नल करना। ये छोटे छोटे रिचुअल्स आपके माइंड को कंट्रोल से ओपननेस की ओर ले जाते हैं। एक और टेक्निक नाथन बताते हैं, क्रिएटिंग विदाउट एडिटिंग। चाहे आप कुछ लिख रहे हो, डिजाइन बना रहे हो या प्लान कर रहे हो, पहली बार में उसे जज मत करो, बस फ्रीली क्रिएट करो। बाद में आप रिफाइन कर सकते हो, लेकिन पहले फेज में एडिटिंग बंद कर दो, क्योंकि एडिटिंग माइंड ड्रिवन है और क्रिएशन हार्ट से आता है। नाथन ये भी कहते हैं कि कोलैबोरेशन में फ्लो और भी बढ़ जाता है जब आप दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो। ओपननेस और ट्रस्ट से कंट्रोल छोड़ना यहां और जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर इंसान की क्रिएटिव एनर्जी अलग होती है। जब आप उन्हें स्पेस देते हो, सुनते हो, उनके आइडियाज को भी वैल्यू देते हो, तब एक कलेक्टिव फ्लो बनता है जो सोलो एफर्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। फ्लो को महसूस करने के लिए प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। नाथन माइंडफुलनेस को क्रिएटिविटी का फाउंडेशन मानते हैं। जब आप अपने काम में फुली प्रेजेंट होते हो, डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अटेंशन को फोकस करके, तब आप आइडियाज के लिए ओपन होते हो। आइडियाज हर जगह होते हैं, बस हमें उन्हें रिसीव करने के लिए ट्यून होना पड़ता है। नाथन बताते हैं कि जब कोई क्रिएटिव पर्सन कंट्रोल को छोड़ता है और ओपननेस को अपनाता है, तब वो अपने इनर जीनियस से जुड़ता है। वो कुछ ऐसा बना पाता है जो पहले कभी नहीं बना, ना सिर्फ बाहर बल्कि खुद के अंदर भी। वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करता है और उसमें से जो निकलता है वो ऑथेंटिक, रॉ और ब्यूटीफुल होता है। वर्क में फ्लो लाने का मतलब है अपने काम से लव करना, क्यूरियोसिटी के साथ अप्रोच करना और प्रेशर को प्रोसेस में कन्वर्ट करना। जब आप ऐसा करते हो तो आप किसी रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, बल्कि हर स्टेप को सेलिब्रेशन की तरह जीते हो। अंत में नाथन कहते हैं, ब्रेक थ्रूज आर नॉट फोर्स, दे आर रिवील्ड। जब आप कंट्रोल करना बंद करते हो और ओपन हो जाते हो, तब जिंदगी आपको वो देती है जो आपने सोचा भी नहीं था। वो आंसर्स, वो सॉल्यूशंस, वो आइडियाज जो हिडन थे, वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। तो चाहे आप राइटर हो, डिजाइनर हो, टीचर हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी काम करने वाले इंसान हो, फ्लो में आना तभी पॉसिबल है जब आप कंट्रोल छोड़कर ओपननेस को अपनाओ। क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली जर्नी, जिसमें काम बोझ नहीं बल्कि एक्सप्रेशन बन जाता है, जिसमें गोल जरूरी है लेकिन रास्ता और भी खूबसूरत होता है। और जब आप उस रास्ते को जीने लगते हो, तब आपकी क्रिएटिविटी सिर्फ अचीवमेंट नहीं बनती, वो इंस्पिरेशन बन जाती है, फॉर यू एंड फॉर द वर्ल्ड। हम में से बहुत लोग ये मानते हैं कि फ्लो एक लक्ष्योरी है जो सिर्फ आर्टिस्ट्स, राइटर्स या मेडिटेटर्स के लिए है। लेकिन केल्विन डब्ल्यू नाथन अपनी किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग में एक पावरफुल बात कहते हैं, फ्लो कोई ओकेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी डेली लाइफ में पूरी तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी फ्लो को जीना कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाने जैसा बड़ा स्टेप नहीं है,
बल्कि ये रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में कॉन्शियसली पॉज लेना, प्रेजेंस लाना और फोर्स को पहचान कर उसे छोड़ने की प्रैक्टिस है। फ्लो डेली लाइफ में कैसे जिया जाए, इसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस डेवलप करना। नाथन कहते हैं कि जिंदगी में हर जगह पर फोर्स छिपा होता है। मीटिंग्स में जब हम खुद को प्रूव करने के लिए बार बार बोलते हैं, जब हम किसी डिसीजन को जल्दी में सिर्फ एंजाइटी के डर से ले लेते हैं, या जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो हम फ्रस्ट्रेशन में उसे धक्का देने लगते हैं। इन सब जगहों पर फोर्स सटल रूप में मौजूद होता है और यही पॉज लगाने की जरूरत होती है। जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो और आपको लगता है कि माहौल टेंस हो रहा है, लोग बस एक दूसरे पर आइडियाज थोप रहे हैं, तब आप अपनी प्रेजेंस के जरिए बदलाव ला सकते हो। आपको बस एक मोमेंट के लिए पॉज लेना है, एक गहरी सांस, थोड़ा ऑब्जर्वेशन और फिर न्यूट्रल तरीके से कुछ कहना या बस सुनना। नाथन इसे कॉन्शियस इंटरप्शन कहते हैं, जब आप फोर्स की एनर्जी को कट करके फ्लो को एंट्री देते हो। क्रिएटिव ब्लॉक का केस लो। मान लो आप कोई ब्लॉग लिख रहे हो या पेंटिंग बना रहे हो और कुछ आइडियाज नहीं आ रहे। ज्यादातर लोग इस मोमेंट में खुद पर दबाव डालने लगते हैं, कुछ तो लिखना है, डेडलाइन आ रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा। लेकिन यही वो टाइम होता है जहां फोर्स छिपा होता है। नाथन कहते हैं कि ऐसे समय में स्टॉप करना, थोड़ा वॉक लेना, साइलेंस में बैठना या एक छोटी नैप लेना, ये सब आपको वापस फ्लो में लाते हैं। क्योंकि फ्लो तब आता है जब आप ओपन होते हो, रिलैक्स होते हो, नॉट व्हेन यू आर क्लेंच्ड विद प्रेशर। डिसीजन मेकिंग में भी यही पैटर्न होता है। कई बार हमारे पास ऑप्शंस होते हैं और हम जल्दी से एक चुनना चाहते हैं ताकि डिस्कंफर्ट खत्म हो जाए। लेकिन नाथन कहते हैं कि डिस्कंफर्ट को फील करने की स्पेस देना ही फ्लो में डिसीजन लेने की पहली शर्त है। पॉज लेकर खुद से सवाल पूछिए, क्या ये डिसीजन डर से आ रहा है या क्लैरिटी से? अगर जवाब नहीं आता तो बस डिसीजन को कुछ देर होल्ड कर लीजिए, इंट्यूएशन को सरफेस पर आने दीजिए। अब बात करें डेली छोटे छोटे टास्क्स की, जैसे ईमेल लिखना, किसी कोलीग को रिप्लाई देना, घर पर बच्चों के साथ टाइम बिताना। इन सब चीजों में भी अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं स्पीड, टेंशन या परफॉर्मेंस की एनर्जी जुड़ी होती है और यही हमें फ्लो से डिस्कनेक्ट करती है। नाथन का सिंपल सजेशन है, हर एक इंटरैक्शन या टास्क से पहले एक माइक्रोपॉज लीजिए। बस 5 से 10 सेकंड के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और फिर शुरू करिए। ये पॉज कोई बड़ा स्टेप नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। हम जितना ज्यादा ऑटोमेटिक मोड में रहते हैं, उतना ज्यादा फोर्स हमारे एक्शंस में आ जाता है। फ्लो के लिए जरूरी है कि हम ऑटो पायलट से बाहर आए। इसका मतलब है हर दिन कुछ मोमेंट्स में खुद से कनेक्ट होना। आप चाहे सुबह उठकर 2 मिनट साइलेंस में बैठें, चाहे खाने से पहले ग्रैटिट्यूड का छोटा सा थॉट लें, चाहे सोने से पहले एक छोटा रिफ्लेक्शन करें, ये सब हैबिट्स आपको फोर्स की वर्ल्ड से निकालकर फ्लो के जोन में लाते हैं। नाथन एक और बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं, फ्लो को डेली इंटीग्रेट करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर चीज परफेक्ट और पीसफुल बना लोगे। फ्लो का मतलब यह है कि जब टेंशन आए तो आप उसमें फंसे नहीं रहते, जब रेजिस्टेंस आए तो आप उससे लड़ते नहीं बल्कि ऑब्जर्व करते हो, जब केओस हो तो आप उसमें भी अपना सेंटर ढूंढते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन ऑफिस में बहुत काम है, डेडलाइंस हैं, क्लाइंट्स गुस्से में हैं। उस दिन फ्लो का मतलब है कि आप हर टास्क के बीच थोड़ा पॉज लें, हर कॉल के पहले एक डीप ब्रेथ लें और बार बार खुद को याद दिलाएं कि मैं फोर्सिंग से नहीं, प्रेजेंस से काम करूंगा। इस तरह आप टेंशन को अब्सॉर्ब किए बिना रिस्पॉन्ड कर पाते हो। नाथन इसे रीपैटर्निंग कहते हैं, यानी अपनी नर्वस सिस्टम को नया पैटर्न देना। जब आप बार बार पॉज लेना शुरू करते हो, फोर्सिंग के इंपल्स को ऑब्जर्व करते हो और फ्लो को अलाउ करते हो, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और माइंड नए ढंग से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। आप ज्यादा काम, अलर्ट और इंट्यूटिव हो जाते हो। एक और चीज नाथन सजेस्ट करते हैं, वो है परमिशन टू स्लो डाउन। आज की दुनिया स्पीड को सक्सेस से जोड़ती है, लेकिन नाथन कहते हैं कि ज्यादातर डीप ग्रोथ और ब्रेक थ्रू स्लो होने पर ही होते हैं। तो अगर किसी दिन आपका माइंड डल फील कर रहा है या बॉडी थकी हुई लग रही है, तो खुद को थोड़ा धीमा चलने की इजाजत दो। इसका मतलब आलस नहीं है, बल्कि रिस्पेक्ट है अपने इनर रिदम के लिए। फ्लो को डेली जीने का सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस। जब भी आप कुछ कर रहे हो, खासकर जब जल्दी में हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, तब खुद से पूछो, क्या मैं अभी फोर्स कर रहा हूं? अगर हाँ, तो पॉज करो,
शायद 10 सेकंड, शायद 1 मिनट, और फिर डिसाइड करो कि अब क्या करना है। नाथन बताते हैं कि जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को रोज करते हो, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। आपको पहले से पता चलने लगता है कि किस जगह आप पुश कर रहे हो और किस जगह आप नेचुरली अलाउ कर रहे हो। आप अपने एनर्जी शिफ्ट को फील कर सकते हो और ये शिफ्ट ही आपकी लाइफ की क्वालिटी बदल देता है। फ्लो में डेली जीना कोई बाहरी मेथड नहीं है, ये एक इनर अलाइनमेंट है। इसका मतलब है हर दिन, हर मोमेंट में खुद को याद दिलाना कि मैं रिलैक्स होकर भी प्रोडक्टिव हो सकता हूं, मैं ओपन होकर भी क्लियर डिसीजंस ले सकता हूं और मैं फोर्स के बिना भी पावरफुल हो सकता हूं। नाथन बार बार एक बात रिपीट करते हैं, फ्लो डजंट मीन नो एक्शन, इट मीन्स अलाइंड एक्शन। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ना करें, डिसीजंस अवॉइड करें या पैसिव बन जाएं। फ्लो का मतलब है कि आप जिस भी चीज को करें उसमें क्लैरिटी हो, कामनेस हो और कंट्रोल की जगह ट्रस्ट हो। जब आप फ्लो को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट कर लेते हो तो आप न केवल ज्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हो, बल्कि आपके रिजल्ट्स भी बेटर होते हैं। आप कम एनर्जी में ज्यादा अचीव करते हो, आपकी रिलेशनशिप्स हेल्दी होती है और आप खुद से कनेक्टेड महसूस करते हो। इसलिए अगली बार जब आप खुद को रश करते हुए पाए, जब किसी चीज को पकड़कर बैठे हो या जब किसी सिचुएशन में रेजिस्टेंस महसूस हो, तो बस रुक जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अभी फ्लो में हूं या फोर्स में? यही सवाल आपकी जिंदगी को धीरे धीरे शिफ्ट कर सकता है, क्योंकि फ्लो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली चॉइस है, एक सटल लविंग चॉइस, हर पल में, हर एक्शन में, खुद के लिए और जिंदगी के लिए। केल्विन डब्ल्यू नाथन की किताब द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग एक बेहद गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। शुरुआत में वो बताते हैं कि हम कैसे जिंदगी में चीजों को फोर्स करते हैं, कंट्रोल करना, पुश करना, आउटकम को मैनिपुलेट करना। फिर धीरे धीरे वो हमें फ्लो की तरफ ले जाते हैं, जहां हम ईज, ट्रस्ट और इनर गाइडेंस के साथ जीना सीखते हैं। और आखिर में इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज आता है, बिकमिंग फ्लो पर्सोनिफाइड, यानी खुद ही फ्लो बन जाना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय परफेक्ट, काम और पीसफुल रहो। इसका मतलब यह है कि आप जिंदगी को ऐसे जीना शुरू करो जहां आपका हर एक्शन, हर डिसीजन, हर इमोशन उसी नेचुरल रिदम से जुड़ा हो जो फ्लो का हिस्सा है। आप सिर्फ फ्लो को महसूस नहीं करते, आप खुद फ्लो बन जाते हो, एक ऐसा व्यक्ति जो जहां जाता है वहां प्रेजेंस, ईज और विजडम साथ लाता है। नाथन कहते हैं कि फ्लो कोई चीज नहीं है जो बाहर से लाई जाती है, ये हमारे अंदर हमेशा से मौजूद होती है, लेकिन हम उसे तब एक्सेस करते हैं जब हम अपने पुराने पैटर्न्स को छोड़ते हैं, ओवर थिंकिंग, कंट्रोल, रेजिस्टेंस और डर। जब आप ये सब छोड़ना शुरू करते हो तो आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के पास लौटने लगते हो, और यही सेल्फ फ्लो की सबसे प्योर एक्सप्रेशन है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान फ्लो पर्सोनिफाइड बन जाए तो उसका जीवन कैसा दिखेगा? वो इंसान हर स्थिति में ग्राउंडेड रहेगा, चाहे केओस हो या अनसर्टेनिटी। वो पैनिक नहीं करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा, पॉज करेगा और फिर क्लैरिटी से रिस्पॉन्ड करेगा। उसकी प्रेजेंस खुद में इतनी डीप होगी कि उसके आसपास के लोग भी शांत हो जाएंगे। वो इंसान हर इंटरैक्शन में अवेयर रहेगा, चाहे वो किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहा हो या अपने किसी क्लोज दोस्त से, उसमें एक खास सी अटेंटिवनेस होगी। वो सामने वाले को पूरी तरह सुनेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि कनेक्ट करेगा। नाथन इसे इनर स्पेशियसनेस कहते हैं, एक ऐसा इंटरनल खालीपन जिसमें क्रिएटिविटी, कंपैशन और क्लैरिटी खुद आ जाते हैं। जब आप खुद को फ्लो के रूप में एम्बॉडी करते हो तो आपके डिसीजंस में ईगो कम और इंट्यूशन ज्यादा होती है। आप अपनी लाइफ को किसी कंपटीशन की तरह नहीं देखते, बल्कि एक डांस की तरह जीते हो। आप कंपैरिजन से बाहर निकल जाते हो और अलाइनमेंट में आ जाते हो अपने वैल्यूज, अपने रिदम और अपने ट्रूथ के साथ। नाथन के अनुसार फ्लो पर्सन बनना कोई रोल प्ले नहीं है, ये कोई टेक्निक या फेक पॉजिटिविटी नहीं है। ये तो एक डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो तब होता है जब आप बार बार चूज करते हो ईज ओवर स्ट्रगल, ट्रस्ट ओवर फियर, अवेयरनेस ओवर रिएक्शन। इस जर्नी में सबसे जरूरी हिस्सा है अलाउइंग। फ्लो पर्सन कभी लाइफ को कंट्रोल नहीं करता, वो अलाउ करता है चीजों को अनफोल्ड होने के लिए। वो चाहता नहीं है कि सब कुछ उसके हिसाब से चले,
बल्कि वो खुद को उस बड़ी इंटेलिजेंस के साथ अलाइन कर देता है जो यूनिवर्स की हर चीज में काम कर रही है, पेड़ों में, मौसम में, समुंदर की लहरों में और हमारी ओन ब्रेथ में। जब आप फ्लो बनते हो तो आपकी बॉडी भी उसे रिफ्लेक्ट करती है, आपकी ब्रेथ रिलैक्स्ड होती है, आपकी मूवमेंट स्मूथ होती है और आपकी वॉइस में एक काम डेप्थ होती है। आप जल्दी थकते नहीं क्योंकि आप एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, ना माइंडलेस टेंशन में, ना अननीडेड कंट्रोल में। नाथन कहते हैं कि फ्लो पर्सन की पहचान है उसकी लाइटनेस, ना कि सुपरफिशियल मजाक, बल्कि एक ऐसी अंदरूनी हल्कापन जो डीपली रूटेड होती है। ये हल्कापन आता है लेटिंग गो से। जब आप ग्रजेस नहीं पकड़ते, जब आप अपनी वर्थ को आउटकम से नहीं जोड़ते, जब आप हर दिन एक नई पॉसिबिलिटी की तरह देखते हो, तब आप इस लाइटनेस में जीना शुरू करते हो। एक और खूबसूरत बात नाथन बताते हैं, फ्लो पर्सोनिफिकेशन का असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं होता। आप एक तरह का चैनल बन जाते हो जिससे ईज और विजडम दूसरों तक पहुंचती है। आप एक सेफ स्पेस बन जाते हो जहां लोग अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ आ सकते हैं। आप दूसरों के स्ट्रगल को बिना जजमेंट के देख सकते हो और प्रेजेंस से हीलिंग क्रिएट कर सकते हो। सोचिए, अगर एक टीचर फ्लो बन जाए तो वो सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाएगा, वो बच्चों को इंस्पायर करेगा, एम्पावर करेगा और उन्हें खुद से कनेक्ट करने में मदद करेगा। अगर एक पेरेंट फ्लो बन जाए तो वो बच्चों को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि उन्हें समझेगा, गाइड करेगा और उन्हें ग्रो करने देगा। अगर एक एंटरप्रेन्योर फ्लो बन जाए तो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि इंपैक्ट क्रिएट करेगा, इनोवेशन लाएगा और रिलेशनशिप्स बिल्ड करेगा। नाथन कहते हैं कि फ्लो को एम्बॉडी करना एक डेली प्रैक्टिस है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां एक दिन आप पहुंच जाओगे और फिर सब परफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ये तो हर दिन की चॉइस है। जब आप उठते हो और डिसाइड करते हो कि आज मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। आज मैं कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं अलाउ करूंगा। आज मैं रश नहीं करूंगा, मैं प्रेजेंस में रहूंगा। इस माइंडसेट से जीने का मतलब यह भी है कि आप अपनी फेलियर से डरते नहीं। फ्लो पर्सन जानता है कि फेलियर भी फ्लो का हिस्सा है। वो उसे रेजिस्ट नहीं करता, बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है और उससे सीखता है। उसकी आइडेंटिटी किसी विन या लॉस से तय नहीं होती, वो तो बस एक ट्रैवलर होता है जो हर एक्सपीरियंस को ग्रेसफुली रिसीव करता है। नाथन बताते हैं कि फ्लो पर्सन बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक हार्मनी में लाओ। आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखो, इमोशंस को नेम करो और बॉडी की सिग्नल्स को सुनो। आप धीरे धीरे अवेयर हो जाते हो कि कहां पर आप फोर्स कर रहे हो, कहां पर आप रेजिस्ट कर रहे हो और कहां पर आप खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हो। जब आप इस अवेयरनेस के साथ जीते हो तो आप नेचुरली सेल्फ करेक्ट करने लगते हो। कोई बाहर से आपको चेंज करने नहीं आता, आप खुद अपने अंदर से शिफ्ट करते हो। यही है फ्लो पर्सन बनने की असली शक्ति। नाथन कहते हैं कि फ्लो पर्सन वो होता है जो जिंदगी को डीपली ट्रस्ट करता है। उसे पता होता है कि हर एक्सपीरियंस, इवन पेनफुल वन, किसी बड़ी विजडम का हिस्सा है। वो पास्ट में नहीं अटकता, फ्यूचर में नहीं भागता, वो प्रेजेंट को पूरी तरह एम्ब्रेस करता है। अब सोचिए, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा फ्लो बनना शुरू कर दें तो हमारी दुनिया कितनी बदल सकती है। स्कूल्स, ऑफिसेज, होम्स, स्ट्रीट्स, हर जगह थोड़ा सा ज्यादा ईज, थोड़ा सा ज्यादा काइंडनेस और थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंस आ सकता है। और ये सब किसी बिग रेवोल्यूशन से नहीं, बस एक सिंपल इनर शिफ्ट से शुरू होता है आपसे। नाथन का आखिरी मैसेज बहुत ही ब्यूटीफुल है। यू डोंट हैव टू चेस पीस, यू जस्ट हैव टू स्टॉप ब्लॉकिंग इट। फ्लो पर्सन वही होता है जो ब्लॉक्स को हटाता है भीतर और बाहर दोनों, ताकि पीस, क्लैरिटी और जॉय अपने आप आ सके। तो अब जब आप अगली बार कुछ नया शुरू करें, कोई चैलेंज फेस करें, कोई रिलेशनशिप हील करें, तो खुद से पूछें, क्या मैं फोर्स कर रहा हूं या फ्लो में हूं? और अगर जवाब मिले कि आप फोर्सिंग कर रहे हो, तो बस एक पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए, मैं फ्लो बन सकता हूं। क्योंकि फ्लो कोई रेयर गिफ्ट नहीं है, ये तो आपकी नेचर है। आपको बस उस नेचर से दोबारा जुड़ना है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, आप दूसरों के लिए भी पॉसिबिलिटी बन जाते हो। आप एक रिमाइंडर बन जाते हो कि जिंदगी रश से नहीं, प्रेजेंस से जी जाती है। और तब आप सच में बन जाते हो फ्लो पर्सोनिफाइड, एक चलते फिरते ईज, अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी का सिंबल। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की ऑडियो बुक। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।